दोस्तों, एक एसडीएम साहब अपनी सरकारी गाड़ी से कहीं जा रहे थे। तभी रास्ते के किनारे उनको फलों से लगा हुआ ठेला दिखाई देता है, जिसको एक महिला चला रही थी। लेकिन दोस्तों, जैसे ही एसडीएम साहब उस महिला को ठेले पर फल बेचता हुआ देखते हैं, तो दोस्तों वो अपनी गाड़ी को रुकवा कर उस ठेले की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, जब वो महिला एसडीएम साहब को अपनी तरफ आता हुआ देखती है, तो अपना चेहरा छुपाने लगती है और बचने की कोशिश करने लगती है। तभी दोस्तों एसडीएम साहब उस महिला से कहते हैं कि आराध्या, मैं तुम्हारा चेहरा देख लिया हूं, तुमको अपना चेहरा छुपाने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों वो महिला जैसे ही ये बात सुनती है ना, तो वो महिला एकदम से डर जाती है और हाथ जोड़कर एसडीएम साहब के पैरों में गिर जाती है और उनसे माफी मांगने लगती है। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि ठेले पर वो फल बेचने वाली महिला कौन थी और एसडीएम साहब के पैरों में गिरकर इस तरीके से माफी क्यों मांग रही थी। और दोस्तों, एसडीएम साहब और उस महिला के बीच में रिश्ता क्या था। आइए दोस्तों जानते हैं पूरी घटना की सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि जो मेरा हौसला है वो और भी ज्यादा बढ़ता रहे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानियां ऐसे ही मैं आप लोग को सुनाता रहूं। दोस्तों, ये सच्ची घटना प्रयागराज की है, जहां पर एक आराध्या नाम की लड़की रहती थी। और दोस्तों, आराध्या दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और उसको अपनी खूबसूरती पर बहुत ही ज्यादा घमंड था। दोस्तों, आराध्या जब भी अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर घूमने के लिए जाती थी, तो हमेशा अपने दोस्तों से कहा करती थी कि मुझसे शादी करने के लिए कोई राजकुमार ऊपर से आएगा और अपनी रानी बनाकर मुझे अपने साथ लेकर जाएगा। दोस्तों, उस समय ना आराध्या अपने कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी और इस तरीके से धीरे धीरे उसके दिन गुजर रहे थे। लेकिन दोस्तों, जब आराध्या की उम्र बढ़ने लगती है, तो उसके माता पिता और उसका भाई उसकी शादी करवाने के बारे में सोचने लगते हैं। और दोस्तों, वो लड़का भी ढूंढने लगते हैं। तो कुछ दिनों बाद उनको एक अच्छा खासा लड़का भी मिल जाता है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि उस लड़के का नाम जयप्रकाश यादव था। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जयप्रकाश यादव दिखने में उतना ज्यादा सुंदर तो नहीं था, लेकिन पढ़ा लिखा लड़का था और अपने माँ बाप की इज्जत करना बहुत अच्छे से जानता था। दोस्तों, जब भी आराध्या के पिताजी और उसके भाई जयप्रकाश से बातचीत करते हैं, तो जयप्रकाश का जो व्यवहार है उन दोनों को बहुत अच्छा लगता है। तो आराध्या की शादी जयप्रकाश से तय करवा दी जाती है। अब दोस्तों, इस तरीके से जब आराध्या के पिताजी उसकी शादी जयप्रकाश से तय करवा के अपने घर वापस आते हैं, तो दोस्तों आराध्या अपने पिताजी से पूछती है कि पिताजी, आप जो लड़का मेरे लिए देखे हैं, वो लड़का दिखने में सुंदर है ना, वो लड़का मेरे लायक तो है ना। क्योंकि पिताजी, हम दोनों की जो जोड़ी है वो अच्छी दिखनी चाहिए। जितनी खूबसूरत मैं हूं, उतनी ही खूबसूरत मेरा दूल्हा भी होना चाहिए। तब दोस्तों आराध्या के पिताजी उसके सामने कहते हैं कि देखो बेटा, शकल सूरत ज्यादा मायने नहीं रखता है। जो लड़का मैं तुम्हारे लिए पसंद किया हूं, वो लड़का लाखों करोड़ों में एक है। वो लड़का तुम्हारी बहुत इज्जत करेगा, तुम्हारा मान सम्मान करेगा। तभी दोस्तों आराध्या का भाई जो होता है, वो जयप्रकाश का फोटो अपने मोबाइल में ले रखा था, वो आराध्या को दिखाता है। तो दोस्तों, वो फोटो देखकर आराध्या एकदम से मायूस जाती है और सर अपने से नीचे झुकाकर वहीं पर खड़ी हो जाती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आराध्या सोचती है कि लड़का तो दिखने में कुछ खास नहीं है, सुंदर नहीं है, अब मेरी जिंदगी इसके साथ कैसे गुजरेगी, मैं इसके साथ कैसे रह पाऊंगी, यही सब सोचकर वो बहुत ज्यादा परेशान होने लगती है। तभी दोस्तों आराध्या का भाई अपनी बहन से कहता है कि बहन देखो, लड़का पढ़ा लिखा है और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, कुछ सालों में उसकी नौकरी भी लग जाएगी, तो तुम्हारी जो जिंदगी है वो हंसी खुशी आराम से गुजर जाएगी, कभी भी तुमको किसी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, जो आराध्या थी ना, वो कहीं ना कहीं जय प्रकाश के शकल सूरत से वो बहुत ज्यादा परेशान थी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सांवला था। और दोस्तों, साफ भाषा में कहा जाए ना, तो वो जयप्रकाश से शादी नहीं करना चाहती थी। लेकिन दोस्तों, आराध्या के पास इतना हिम्मत नहीं था, उसके पास गट्स नहीं था कि वो अपने पापा के सामने जाकर बोल सके कि ये लड़का मुझे पसंद नहीं है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि गांव देहात में जो लड़कियां होती हैं, वो अपने घर वालों का ज़्यादा विरोध नहीं कर पाती हैं। और आप लोग तो जानते ही हैं कि गांव में लड़कियां अपने माता पिता से की मर्जी से ही शादी विवाह करती हैं, उनके खिलाफ नहीं जाती हैं। इसीलिए आराध्या भी कुछ नहीं बोल पाती है। और दोस्तों, धीरे धीरे करके जब कुछ महीने गुजरते हैं, तो शादी का डेट भी नज़दीक आ जाता है। और दोस्तों, उस समय ना जब शादी हो रही थी, तो आराध्या दुल्हन के जोड़े में सज संवर कर अपने कमरे में बैठी हुई थी और अपने शादी होने का इंतजार कर रही थी। अब दोस्तों, उस समय ना
खुशियों का माहौल था चारों तरफ। जब दरवाजे पर बारात आती है तो आराध्या के घर वाले बारातियों को बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ देर बाद जब दूल्हा जयमाल के स्टेज पर जाकर बैठता है तो उसके कुछ देर बाद आराध्या भी जयमाल के स्टेज पर जाकर पहुंच जाती है। तो दोनों के हाथ में एक एक माला पकड़ा दिया जाता है। लेकिन दोस्तों जब दोनों को वरमाला वो पहनाने की बारी आती है तो दोस्तों आराध्या उस लड़के को देख कर ना बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगती है, चिल्लाने लगती है और लड़के को वरमाला पहनाने से एकदम से मना कर देती है। दोस्तों उस समय ना आराध्या स्टेज पर खड़ी थी और वो अपने पिताजी से कह रही थी कि पिताजी, इस लड़के से मैं कभी भी शादी नहीं करूंगी। ये लड़का फोटो में तो दिखने में थोड़ा थोड़ा ठीक ठाक लग रहा था, लेकिन सामने से तो और भी ज्यादा काला लग रहा है। ये लड़का बहुत ज्यादा काला है, मैं इससे शादी नहीं करूंगी। अब दोस्तों ये बात सुनकर स्टेज पर दूल्हे के पिताजी भी खड़े थे, दूल्हा भी खड़ा था। तो ये दोनों लोग बहुत ज्यादा मायूस हो जाते हैं। दूल्हा एकदम से शर्मा जाता है और दूल्हा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लेकिन दोस्तों दूल्हा पढ़ा लिखा था, समझदार था, इसीलिए वो कुछ बोलता नहीं है। तभी दोस्तों जयप्रकाश के पिताजी आराध्या के पिताजी से कहते हैं कि आप अपनी बेटी को मेरे लड़के के बारे में नहीं बताए थे कि वो थोड़ा सा शकल सूरत से सांवला है, गोरा रंग नहीं है, उतना ज़्यादा सुंदर नहीं है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं ना कि आराध्या के पिताजी ये बात जानते थे और वो बहुत लाचार हो गए थे और वो चाहते थे कि आराध्या जयप्रकाश से शादी कर ले। लेकिन दोस्तों आराध्या शादी करने के लिए उस समय तैयारी नहीं हो रही थी और केवल यही कह रही थी कि अगर आप लोग हमारी जबरदस्ती शादी इससे करवाएंगे तो मैं अपनी जान दे दूंगी। इसीलिए दोस्तों आराध्या का भाई और उसके पिताजी उसको फोर्स नहीं कर पा रहे थे। तभी दोस्तों जयप्रकाश के पिताजी आराध्या से कहते हैं कि देखो बेटा, हम लोग जब बारात लेकर यहाँ पर आए हैं तो चुपचाप शादी कर लो, बाद में जो भी होगा देखा जाएगा, नहीं पसंद होगा तो बाद में देखा जाएगा। लेकिन दोस्तों उसके बावजूद भी आराध्या जयप्रकाश से शादी करने के लिए राजी नहीं होती है। तो दोस्तों आराध्या के पिताजी और उसका भाई ये दोनों लोग आराध्या के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं और उससे कहते हैं कि बेटा देखो, अगर आज दरवाजे पर बारात आई है और तुम शादी नहीं करोगी तो हम लोग की इज्जत का सवाल है, हम लोग की बहुत बदनामी होगी, आज तुमको शादी करनी ही पड़ेगी। तभी दोस्तों वहां पे कुछ लोग खड़े होते हैं तो वो लोग पुलिस को फोन करके इस घटना में जानकारी देते हैं कि भाई लड़की के खिलाफ यहाँ पर शादी हो रही है। तो दोस्तों मौके पर पुलिस वाले भी थोड़ी देर बाद पहुंच जाते हैं। अब दोस्तों इस तरीके से पुलिस वाले जब पूरी घटना के बारे में सुनते हैं तो वो लोग आराध्या के पिताजी को और उसके भाई को समझाते हैं और वो लोग कहते हैं कि देखिए, अगर आपकी लड़की उससे शादी नहीं करना चाहती है तो आप लोग उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, ये उसका अधिकार है और जिस लड़के से वो शादी करना चाहेगी वो उसी से शादी करेगी। आप उसके साथ जबरदस्ती ऐसे नहीं कर सकते हैं, ये उसका मौलिक अधिकार है और ये अधिकार उसको कानून ने खुद दिया है। अब दोस्तों जब ये बात वहां पर हो रही थी ना तो आराध्या के पिताजी एकदम से सन्न हो जाते हैं, एकदम से लाचार हो जाते हैं और मजबूरी में जयप्रकाश को अपनी बारात वहां से वापस ले जानी पड़ती है। अब दोस्तों जब बारात वापस जा रही थी तो पूरे गांव में एकदम से खलबली मच गई थी। तो उसी गांव का रहने वाला एक किसान था जो कि बहुत गरीब था और उसका दोस्तों नाम संतोष राजभर था। दोस्तों वो जयप्रकाश के पिताजी के पैरों में आकर गिर जाता है और उनसे कहने लगता है कि पिताजी, अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो आप हमारी बेटी से शादी कर लीजिए। हमारी बेटी ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं है लेकिन बहुत सुंदर है और आपके लड़की की बहुत इज्जत करेगी, बहुत उसका ख्याल रखेगी। तब दोस्तों जयप्रकाश के पिताजी सोचते हैं कि अब हम लोग की जितनी भी बदनामी होनी थी वो तो अब हो चुकी है, इससे ज़्यादा और कोई हम लोग को किस तरीके से बदनाम कर सकता है। तो दोस्तों वो सोचते हैं ना कि जब हम लोग इतने सारे बारातियों को लेकर यहाँ पर आए हैं तो क्यों ना इस गरीब की लड़की से शादी कर लिया जाए। तो दोस्तों अब होता वहां पर कुछ ऐसा है ना कि उसी मंडप में, उसी जगह पर आराध्या की शादी ना होकर जयप्रकाश की शादी उस गरीब की लड़की जिसका नाम सोनम होता है दोस्तों उससे करा दी जाती है। अब दोस्तों इस तरीके से जयप्रकाश उस दिन सोनम से शादी करता है और फिर शादी करने के बाद हंसी खुशी उसको लेकर अपने घर पर चला आता है। और दोस्तों एक चीज मैं आप लोग को बता दूं कि पुराने जमाने में जब भी कहीं बारात जाती थी और लड़का लड़की को पसंद नहीं करता था तो बारात वापस जब होती थी ना तो गांव के लोग मिलजुल कर इसी तरीके से बारात का शादी करवा के, मतलब उस दूल्हे का शादी करवा के विदा करते थे, खाली नहीं भेजते थे। अब दोस्तों आराध्या जब अपना शादी जयप्रकाश से तोड़ देती है तो शादी तोड़ने के बाद वो इलाहाबाद चली जाती है और वहां पर प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने लगती है। तभी दोस्तों इसी बीच आराध्या की मुलाकात एक लड़के से हो जाती है और दोस्तों उस लड़के का नाम विशाल चौधरी होता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं ना कि आराध्या जब विशाल को पहली नजर में वहां देखी थी तभी से उसको पसंद करने लगी थी। आराध्या जब भी मार्केट जाया करती थी
तो विशाल उसके आगे पीछे बाइक से लेकर घुमा करता था। और दोस्तों कहीं ना कहीं विशाल को भी ऐसा भनक लग गया था कि जो आराध्या वो उसको पसंद करती है। इस तरीके का सिलसिला 1 साल तक चलता है और 1 साल के अंदर आराध्या और विशाल के बीच में अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। अब दोस्तों दोनों एक दूसरे से प्यार भी करने लगते हैं। तो आराध्या सोचती है कि चलो अच्छा हुआ कि मैं जयप्रकाश से शादी नहीं की हूँ, नहीं तो मेरी जिंदगी उसके साथ एकदम से बर्बादी हो जाती। और दोस्तों आराध्या ये सोच रही थी ना कि जैसा लड़का मुझे अपने जीवन में चाहिए था वैसा लड़का विशाल उसको मिल गया है और उसकी जो जिंदगी अब बड़े आराम से गुजर जाएगी। लेकिन दोस्तों जो आराध्या थी ना वो ये बात नहीं जानती थी कि विशाल को वो जितना अच्छा समझ रही है वो उतना अच्छा है नहीं। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं ना कि विशाल जो था उसका संबंध कई लड़कियों के साथ था, वो कई लड़कियों के साथ मौज मस्ती करता था, जुआ भी खेलता था और यहाँ तक कि वो दारू शराब भी पीता था। और दोस्तों वो पढ़ा लिखा भी नहीं था। लेकिन दोस्तों विशाल के अंदर देखा जाए तो एक खासियत थी और वो एक खासियत ये थी कि जब भी वो आराध्या से मिलने के लिए आया करता था ना तो हमेशा एक अच्छा लड़का, सीधा साधा लड़का बनकर आया करता था, नशा वसा करके नहीं आया करता था। अब दोस्तों जब इस तरीके से देखते देखते पूरे 2 साल का वक्त गुजर जाता है तो आराध्या अपने माता पिता के सामने विशाल से शादी करने का प्रस्ताव रखती है। अब दोस्तों जब आराध्या के माता पिता को ये बात पता चलता है कि आराध्या अपनी मर्जी से शादी करना चाहती है तो दोस्तों वो लोग भी उसका विरोध नहीं करते हैं, क्योंकि दोस्तों वो लोग जानते थे ना कि अगर एक बार इसकी शादी तो टूटी चुकी है, हम लोग के पसंद से हुआ था, और अगर इस बार भी हम लोग मना करेंगे तो इसकी शादी इस बार भी टूट जाएगी। यही सब सोचकर घर वाले कुछ बोलते नहीं हैं और आराध्या की शादी धूमधाम से विशाल से कर दी जाती है। दोस्तों जो विशाल था ना वो दिखने में बहुत हैंडसम था, स्मार्ट था, अच्छे अच्छे कपड़े पहनता था, महंगी महंगी गाड़ियों में घूमता था। और दोस्तों यही सब देखकर आराध्या विशाल को पसंद करने लगी थी और दोस्तों उससे शादी भी कर ली थी यही सब देखकर। अब दोस्तों जब आराध्या की शादी विशाल से हो जाती है तो आराध्या सोचने लगती है कि चलो अच्छा हुआ मेरी इससे शादी हो गई है, कितना सुंदर है और इसके साथ मेरी जिंदगी अब आराम से गुजर जाएगी। अगर मैं जयप्रकाश से शादी की होती तो मेरी जिंदगी नरक बन जाती। लेकिन दोस्तों आराध्या ये बात नहीं जानती थी कि उसकी जिंदगी जयप्रकाश के साथ नरक नहीं बनने वाली थी, बल्कि उसकी जिंदगी विशाल के साथ नरक होने वाली थी। अब दोस्तों इस तरीके से देखते देखते आराध्या की शादी को पूरे 6 महीने का वक्त गुजर जाता है। लेकिन दोस्तों आराध्या को अभी भी ये बात पता नहीं चलता है कि उसका जो पति है वो नशेड़ी है और दारू शराब पीता है और लड़कियों से उसका अवैध संबंध भी है। क्योंकि दोस्तों विशाल घर पर कभी भी नशा करके नहीं आता था। जब भी उसको नशा करना होता था, लड़की से मिलना होता था तो होटल बुक करता था और होटल पर ही सारी रात उनके साथ गुजारता था। अब दोस्तों इस तरीके से धीरे धीरे वक्त गुजरता है तो आराध्या एक बच्चे को जन्म देती है। लेकिन दोस्तों अब जाकर आराध्या को थोड़ा बहुत पता चलने लगा था कि उसका जो पति है थोड़ा बहुत दारू शराब पीता है, नशा करता है और लड़कियों से बातचीत करता है। लेकिन दोस्तों आराध्या उस समय विशाल को कुछ बोल नहीं पाती है। वो सोचती है कि कभी कभी पीता होगा। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे वक्त बीत रहा था वैसे वैसे विशाल की जो हरकतें हैं ना वो और भी ज्यादा बढ़ने लगी थी। अब दोस्तों विशाल जो है वो घर पर दारू शराब पीकर आने लगा था और आराध्या के साथ लड़ाई झगड़े मारपीट करने लगा था। और दोस्तों आराध्या उसको समझाने की बहुत कोशिश करती थी, बहुत उसको मनाती थी। तो विशाल कहता था कि अगर तुम मेरे से ज्यादा बदतमीजी करोगी तो तुमको घर से निकाल दूंगा, यहाँ से भगा दूंगा। अब दोस्तों आराध्या जब ये सब बात सुनती थी तो उसको विश्वास नहीं होता था कि वो जिस लड़के से शादी की थी वो लड़का इस तरीके का निकल जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं ना कि आराध्या सोचती थी कि जितनी खूबसूरत मैं थी उतना ही खूबसूरत विशाल था और मैं सोचती थी कि विशाल मेरी खूबसूरती का कद्र करेगा, मेरी इज्जत करेगा। लेकिन शादी के 1 साल बाद ही इसको ऐसा क्या हो गया है, ये मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। अब दोस्तों इस तरीके से आराध्या जो थी ना वो घुट घुट कर जीने लगी थी और देखते देखते पूरे 2 साल का वक्त गुजर जाता है तो आराध्या दोस्तों एक और बच्चे को जन्म देती है। अब दोस्तों आराध्या की शादी को पूरे 4 साल का वक्त गुजर चुके थे। लेकिन दोस्तों अब आराध्या की जो हालत थी ना वो और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी, क्योंकि दोस्तों जो आराध्या थी ना वो एकदम से अपने पति की वजह से मजबूर हो चुकी थी और आराध्या विशाल को छोड़कर जा भी नहीं सकती थी और अपनी मजबूरी अपने घर वालों को बता भी नहीं सकती थी। क्योंकि दोस्तों वो सोचती थी ना कि अगर वो अपने घर वालों को ये सारी बातें बताएगी तो उसके घर वाले उसके ही ऊपर ताना मारेंगे, उसी को ताना मारेंगे और वो लोग कहेंगे कि तुम जब अपनी मर्जी से शादी की हो तो ये सब तुमको झेलना ही पड़ेगा, तुम ही देखो कि तुमको क्या करना है। इसीलिए आराध्या अपने घर वालों से कुछ भी नहीं बताती थी। अब दोस्तों इस तरीके से जब 1 साल का वक्त और गुजर जाता है
तो आराध्या और विशाल के बीच में लड़ाई झगड़े का जो सिलसिला है वो कहीं कहीं ज़्यादा ही हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। अब दोस्तों नौबत ये आती है ना कि विशाल अब दारू शराब पीकर लड़कियों को भी घर पर लाने लगता है और आराध्या के सामने उनके साथ मौज मस्ती करने लगता है और बच्चों के सामने ये सब हरकतें करने लगता है। दोस्तों जब ये सब आराध्या देख नहीं पाती है और जब वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है तो अपने पति को छोड़कर अपने बच्चों को लेकर घर से निकल जाती है और शहर में इधर उधर भटकने लगती है, घूमने लगती है। क्योंकि दोस्तों आराध्या अपने पति से बहुत ज्यादा तंग आ चुकी थी और उसके जो बच्चे थे वो भी धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। लेकिन जो विशाल था ना वो अपने बच्चों के बारे में नहीं सोच रहा था, पैसे रुपए इकट्ठा नहीं कर रहा था, इसीलिए वह अपने पति को छोड़कर वहां से निकल गई थी। अब दोस्तों जब आराध्या अपने पति को छोड़ देती है तो इलाहाबाद में ही एक मकान जो है वो किराए पर लेती है और दोस्तों उसी मकान के नीचे एक छोटा सा जगह खाली होता है तो एक ठेला लगाकर वहां पे अपना फल बेचती है और गुजर बसर करने लगती है। अब दोस्तों इस तरीके से आराध्या को वहां पर फल का ठेला लगाते हुए जब 2 से 3 महीने का वक्त गुजरता है तभी दोस्तों एक दिन एसडीएम साहब अपनी गाड़ी से कहीं जा रहे थे और जब उस रास्ते से होते हुए गुजरते हैं तो एसडीएम साहब की नजर आराध्या के ऊपर पड़ जाती है। और दोस्तों जब एसडीएम साहब आराध्या को देखते हैं तो दोस्तों एकदम से वो सन्न रह जाते हैं, उनके पैर जैसे जमीन खिसक जाती है। अब दोस्तों एसडीएम साहब अपनी गाड़ी को ड्राइवर को बोलते हैं साइड में लगवाते हैं और जब आराध्या की तरफ आने लगते हैं और दोस्तों जब आराध्या एसडीएम साहब को अपनी तरफ ठेले की तरफ आता हुआ देखती है तो दोस्तों वो अपना चेहरा छिपाने लगती है, खुद को मतलब छिपाने की कोशिश करने लगती है। तब दोस्तों एसडीएम साहब कुछ दूर पे थे, वहां से आवाज लगाते हैं और कहते हैं कि आराध्या मैंने तुमको देख लिया है, तुमको अपना चेहरा छिपाने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों आराध्या जब एसडीएम साहब को देखती है तो उसको बहुत ज़्यादा पछतावा होता है और उनके पैरों में गिरकर हाथ जोड़कर रोने लगती है, माफ़ी मांग लगती है। और दोस्तों एसडीएम साहब वो जो थे ना वो कोई और नहीं थे बल्कि वही जयप्रकाश थे जिससे आराध्या अपनी शादी करने से इनकार कर दी थी। और दोस्तों मैं आपको बता दूं ना कि आराध्या जब जयप्रकाश से शादी करने से मना कर दी थी तो इस बात से जयप्रकाश को बहुत बुरा लग गया था और फिर वो मन लगाकर अच्छे से पढ़ाई किया था। उसको थोड़ा सा, अब जानते हैं कि लड़कियां धोखा देंगी तो ऐसे हो जाता है, तो पढ़ाई करता है और एसडीएम बन गया था। और दोस्तों ये बात आराध्या को पता चल गया था बहुत पहले कि जयप्रकाश एसडीएम बन गया है, लेकिन उस समय उसकी शादी विशाल से हो चुकी थी तो वो बेचारी कुछ कर नहीं सकती थी। अब दोस्तों इस तरीके से आराध्या और एसडीएम साहब के बीच में काफी देर तक बातचीत होती है। तो आराध्या से जब वो पूछते हैं तो आराध्या अपनी पूरी कहानी एसडीएम साहब को बताती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ है और किस तरीके से वो यहाँ पर आई है और उसके 2 बच्चे हैं, ठेले पर फल बेचती है, इस तरीके का काम करती है। तो दोस्तों आराध्या, 2 एसडीएम साहब थे ना, वो आराध्या से कहते हैं कि देखो इंसान की खूबसूरती मायने नहीं रखती है, इंसान का दिल मायने रखता है, उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए और उसके अंदर काबिलियत होनी चाहिए। खूबसूरती किसी को खाने के लिए नहीं देती है, उसको ताना मारते हैं। अब दोस्तों इस बात को सुनकर आराध्या और भी ज्यादा उनके सामने फूट फूट कर रोने लगती है। तब दोस्तों एसडीएम साहब आराध्या से कहते हैं कि आराध्या देखो, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत होगी तो तुम मुझे बताना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और दोस्तों इतना कहने के बाद एसडीएम साहब अपनी सरकारी गाड़ी की तरफ जाते हैं और फिर गाड़ी में बैठते हैं। तो दोस्तों उस गाड़ी के अंदर ना उनकी पत्नी भी बैठी हुई थी जिस समय उनकी शादी हुई थी। तो दोस्तों वो पूछती है ना कि ये तो आराध्या है ना जो आपसे शादी करने से मना कर दी थी। तब दोस्तों एसडीएम साहब कहते हैं कि हाँ ये वही आराध्या है जो मुझसे शादी करने से मना कर दी थी मेरा रंग रूप देखकर और मुझसे शादी नहीं की थी। तो दोस्तों एसडीएम साहब की पत्नी उनसे पूछने लगती है कि वो यहाँ पर फलों का ठेला क्यों लगाई, आखिर उसके साथ क्या हुआ है। उसकी शादी तो बहुत अच्छे से लड़के से हुई थी, बहुत हैंडसम था। तो दोस्तों एसडीएम साहब अब आराध्या की कहानी अपनी जब पत्नी को बताते हैं तो दोस्तों वो भी बहुत हैरान हो जाती है और वो भी उसको देखकर बहुत पछतावा महसूस करती है, बहुत उसको बुरा फील होता है। और दोस्तों फिर एसडीएम साहब अपनी पत्नी को लेकर वहां से चले जाते हैं। और दोस्तों मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि किसी के शकल और सूरत से किसी भी इंसान को जज नहीं किया जाता है। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि इंसान शकल सूरत से अच्छा नहीं होता है लेकिन दिल का बहुत साफ होता है और वो अपनी पत्नी को, अपनी बीवी को बहुत खुश रखता है। और दोस्तों बहुत बार ऐसा भी देखा जाता है कि जो लोग अच्छे पर्सनालिटी के होते हैं, गुड लुकिंग होते हैं, पैसा कमाने वाले होते हैं, वो लोग अपनी पत्नी को ज़्यादा प्यार नहीं देते हैं, समय नहीं देते हैं। तो ये सारी चीज़ें समाज में अक्सर देखने को मिलती है। और दोस्तों ये सच्चाई है कि गोरा रंग, काला रंग, अच्छा, मतलब ये सारी चीज़ें इंसान के चरित्र को डिसाइड नहीं करता है कि वो इंसान कैसा हो सकता है।
तो आप लोगों से विनती करूँगा, अगर कोई लड़कियाँ हमारी वीडियो देख रही हैं तो उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग इन सब चीज़ों पर ध्यान ना दीजिए, बस इंसान की काबिलियत पर ध्यान दीजिए, इंसान का दिल कैसा है, वो साफ दिल का है कि नहीं है, इंसान आपकी इज़्ज़त करता है कि नहीं करता है, ये सारी चीज़ें देखिए, ना कि शकल-सूरत देखिए। बाकी इंसान अच्छा रहेगा तो ज़िंदगी अच्छे से गुज़र जाएगी। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, इसको सुनकर आप लोग क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद।